हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप टीचिंग परीक्षा। आज हमारी क्लास 22 है और आज हमारी लास्ट क्लास है इस सीरीज़ की। इसके बाद हम जो है अलग अलग टॉपिक्स करेंगे। जो लोग आप लोगों ने जो भी टॉपिक्स बोल रखे हैं, जैसे कि एक डिमांड आ रखी है गैगनेस क्लासिफिकेशन, तो हम मंडे को वो करेंगे। ओके जी, तो अब भी इस सीरीज़ की लास्ट क्लास है। मैंने हर टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। जो आपको लगता है कि आपको कोई और टॉपिक पढ़ना है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। जैसे कि आप लोगों की ही डिमांड है गैगनेस क्लासिफिकेशन, तो वो मैंने डाला है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एडवर्ड थॉर्नडाइके को एंड आज हम पढ़ने वाले हैं उनके लॉ ऑफ लर्निंग जो भी इन्होंने दे रखे हैं उनके बारे में। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं आपको बस ये बोलना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप लोग वीडियो देखते हैं एंड आप इतना ज़्यादा प्यार देते हैं। ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग है। दुनिया में आई डोंट थिंक सो कोई भी एक ऐसा इंसान होगा जिसके अगर एफर्ट पे उसे अच्छा सुनने को मिले तो उसे बुरा लगे। आई थिंक सबको अच्छा लगता है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा लगता है। सो धन्यवाद है हर वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। तो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ एडुटैप को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस एंड कमेंट करके बताइए, मेल करके बताइए। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं। आज जो है हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिन्होंने लॉज ऑफ लर्निंग दिए हैं। बेसिकली एक ऐसे इंसान जिनकी जहाँ से कनेक्शनिज्म जैसी जो कॉन्सेप्ट है वो निकल के आए हैं। ठीक है, कनेक्शनिज्म क्या होता है? सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको सुनाऊँ, सारी की हम आज जो टॉपिक है सारा सिंपल लैंग्वेज में करने वाले हैं, कुछ हाईफाई नहीं है। कनेक्शनिज्म का मतलब है कनेक्शन। ओके, सो जितनी भी हमारी लर्निंग है और जितनी भी चीज़ें हमने लर्न की हैं, हमने सबको सीखा है एक कनेक्शन के द्वारा। फॉर एग्जांपल, कभी भी कोई एक स्टिमुलस आता है और उसके आगे हम एक रिस्पॉन्स देते हैं, तो इन दोनों का कनेक्शन बनता है और उससे हमने चीज़ों को लर्न किया है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत आसान सा, जैसे रात के 8 बजे, तो एक 8 बजना स्टिमुलस है, तो हमें जो है रिस्पॉन्स आता है, मम्मी खाना देती है। ठीक है, तो वो आदत पड़ जाती है, कनेक्शन फॉर्म हो गया कि जैसे ही 8 बजेंगे तो खाना लग जाता है, खाना मिल जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हम बार बार जब ऐसी चीज़ें करते हैं तो एक कनेक्शन फील होता है और उसी से चीज़ों को हम सीखते हैं या लर्न करते हैं। हम सबके सब ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें सीखे हैं। तो ये जो कनेक्शनिज्म है ये बेसिकली थॉर्नडाइके ने ही निकाला है और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए कुत्ते पे, बिल्ली पे, कुत्ते पे नहीं सॉरी बिल्ली पे, चूहे पे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इन्होंने कर रखे हैं। कुत्ता तो पावलोव जी का फेवरेट है, इनकी बिल्लियाँ फेवरेट हैं एक्चुअली में। तो बेसिकली इन्होंने ही भी ऐसे ही किया कि जब हम बार बार, अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं या आप किसी को कोई चीज़ सिखाना चाहते हैं, तो आपको बार बार दो चीज़ों में कनेक्शन करना पड़ेगा, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स बार बार देना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, बच्चा या इंसान जिसको भी आप जो सिखा रहे हैं वो सीख जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक डॉग को ये सिखाना है कि जैसे मैं बोलूँ सिट डाउन, तो वो सिट डाउन हो जाए, मतलब वो बैठ जाए। ठीक है, आपने देखा ट्रेनर्स कुत्तों को ट्रेन करते हैं, तो वो बेसिकली कुत्ते को भी क्या सिखा रहे होते हैं, एक स्टिमुलस और रिस्पॉन्स सिखा रहे होते हैं। बॉल फेंकेंगे या कोई चीज़ दिखाएंगे, लेट्स से बिस्किट दिखाएंगे कुत्ते का और उसको बोलेंगे सिट सिट। अब बिस्किट एक स्टिमुलस है और हम उससे एक रिस्पॉन्स दे रहे हैं, चाह रहे हैं, और वो है बैठना। तो हम क्या कर रहे हैं, बार बार करते हैं उसको। जो ट्रेनर होता है कुत्ते को जो ट्रेन करते हैं वो क्या करते हैं, वो बार बार वो चीज़ करते हैं, तो एनिमल सीख जाता है। सो बेसिकली इसी तरीके से कनेक्शनिज्म का मतलब ही ये है। ठीक है, तो ये बहुत सरल सा मैंने उससे दिया है आपको, सरल भाषा में, आम भाषा में समझाया है, सो दैट आपके दिमाग में बस जाए। अब जो ये इंसान है जी, एडवर्ड जी, इन्होंने एक पजल बॉक्स जो है उसके लिए जाने जाते हैं वो बनाया था और वहाँ से लॉ ऑफ इफ़ेक्ट की जो बेसिकली खोज है वो इन्होंने की है और भी इनके लॉज हैं, हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, सो पजल बॉक्स बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा एक इंसान है जो पजल बॉक्स के लिए जाना चाहता है, तो वो एडवर्ड थॉर्नडाइके जी हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, एक ऐसा इंसान जो बहुत फेमस, उन्होंने कुछ कुछ काम किए। ठीक है, और उस काम से
बेसिकली ऑपरेंट कंडीशनिंग का जन्म हुआ। बिहेवियरिज्म आपको पता है व्यवहारवादी है, ठीक है। व्यवहारवादी के अंदर दो चीज़ें हम पढ़ते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग और एक ऑपरेंट कंडीशनिंग। जो ऑपरेंट कंडीशनिंग निकल के आई थी वो एक्चुअली में थॉर्नडाइके के कामों से ही निकल के आई थी, ठीक है। आपने भी देखा होगा ऑपरेंट कंडीशनिंग में भी बिल्ली के ऊपर, चूहे के ऊपर बहुत काम है, और थॉर्नडाइके जी ने भी यही किया था। अब थॉर्नडाइके ने बेसिकली क्या किया था, काम जहाँ से ऑपरेंट कंडीशनिंग का जन्म हुआ वो ये था कि उन्होंने एक बिल्ली को एक बॉक्स में रखा जिसे पजल बॉक्स कहते हैं। बेसिकली सिंपल सी चीज़ों में, सिंपल भाषा में आपको समझाती हूँ कि आपने क्या करना है। आप हैं, सपोज मैं बिल्ली हूँ और मैं एक बॉक्स के अंदर बंद हूँ, और मेरा ट्रेनर ये चाहता है कि मैं ये सीख लूँ कि भाई तुम लिवर प्रेस करो, एक लिवर लगा हुआ है, अगर तुम उसको प्रेस करते हो तो दरवाज़ा खुलेगा एंड आप बाहर जा सकते हैं, आपको खाना मिल सकता है, वगैरह वगैरह। तो बेसिकली क्या हो रहा है, आपने उसको एक कनेक्शन सिखाना है, सिखा रहे हो ना कि भाई जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो खुलेगा आपका दरवाज़ा और फिर आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अब देखो ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है, सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके व्यवहार के ऊपर, आप किस तरीके का व्यवहार करते हैं और उससे आपको क्या रिजल्ट आता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल, अगर लीवर प्रेस करूं और मुझे शॉक लग जाए, ठीक है, तो मेरी अलग तरीके की लर्निंग होगी। लिवर प्रेस किया और मुझे खाना मिल जाए तो मेरी अलग तरीके की लर्निंग होगी। माने मेरे व्यवहार के रिजल्ट पे मेरी लर्निंग डिपेंड करती है, निर्भर है, ठीक है। मेरा क्या व्यवहार है उससे कैसी लर्निंग जो है वो होगी। ओके जी। सेम जैसे फॉर एग्जांपल बचपन में मम्मी बड़ा मना करते हैं ना कि बेटा मैच बॉक्स को नहीं जलाओ, तिल्ली नहीं चलाओ माचिस की, है ना, पर बड़ा सुंदर लग रहा होता है। मेरे को बहुत मज़ा आता था कि चला कैसे देखते रहना। सो बेसिकली क्या होता है, हम करते रहते हैं, फिर क्या होता है एक दिन हमारा हाथ जल जाता है। अब देखो अलग तरीके की लर्निंग होगी क्योंकि मेरे व्यवहार के कुछ और रिजल्ट हुए, ठीक है। तो मैंने सीख लिया भाई साहब इसको तो हाथ नहीं लगाना है, या अगर हाथ लगाना है तो यहाँ ऊपर टच नहीं करना, है ना। सो बेसिकली क्या है कि आपके जो भी व्यवहार होता है उसके जो रिजल्ट होते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या सीखेंगे, आपकी लर्निंग कैसी होगी, ठीक है। ये तो ऑपरेंट है। क्लासिकल में तो सिंपल सी चीज़ होती है, उसमें हम बेसिकली लिंक सिखा देते हैं कि अच्छा ये होगा फिर ये होगा, ठीक है। अब देखो ऑपरेंट में क्या है, द कॉन्सिक्वेंसेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिजल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो भी प्रतिक्रिया हुई उससे आपका क्या रिजल्ट आया वो उसके ऊपर निर्भर है। तो आपसे जब भी कभी जिन लोगों को नहीं याद रहता कि क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है, प्लीज़ बस इतना याद रख लीजिए कि ऑपरेंट कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा आपके रिजल्ट्स के ऊपर निर्भर है, आपके कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर निर्भर है। जब आप अपने व्यवहार के जो रिजल्ट होते हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उनसे सीखते हैं, वो क्लासिकल कंडीशनिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग है। ओके, सो ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या है, रिजल्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्या रिजल्ट निकल के आया आपके व्यवहार का, ठीक है। सो जो रिजल्ट होता है उसी से आप सीखते हैं, ये आपने याद रखना है। क्लासिकल में सिंपल है, आपने दो चीज़ों के बीच में एसोसिएशन सिखानी होती है, जैसे पावलोव जी ने कुत्ते के साथ की थी, बेल बजाओ, ठीक है, और उसको खाना दे दो, तो उसने उसको सिखा दिया, ठीक है। लेकिन ऑपरेंट में क्या था, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जो ऑपरेंट है उसमें हमारा जो व्यवहार है उसके रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए ये बात। ओके, चलिए देखिए, स्किनर जो है वो पहले साइकोलॉजिस्ट नहीं हैं जिन्होंने ये चीज़ स्टडी की थी कि भाई कॉन्सिक्वेंसेस से चीज़ें इंसान सीखता है, ठीक है। उससे पहले थॉर्नडाइके थे, उन्होंने बेसिकली निकाला नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा कि ऑपरेंट कंडीशनिंग है, पर उन्होंने ही शुरुआत की थी। कुत्ता कह रही, मुझे कुत्ता पता नहीं क्यों याद आ रहा है, ओके बिल्ली बिल्ली को डाल के, ठीक है, तो उन्होंने उसके ऊपर काम किया था। तो हमें ऐसे लगता है कि शायद स्किनर एक ऐसे इंसान है जिन्होंने सबसे पहले ये चीज़ बताई होगी कि आप अपने व्यवहार के कॉन्सिक्वेंसेस से या रिजल्ट से सीखते हैं ना। स्किनर नहीं है, थॉर्नडाइके जी हैं। थॉर्नडाइके के काम को बेस बना के फिर स्किनर ने एक्चुअली में अपनी एक थियोरी दे डाली, ठीक है। तो थॉर्नडाइके ने बहुत सारे एनिमल्स को स्टडी किया है जिसमें वो सीखने के ऊपर ही फोकस करते हैं। यूजुअली उन्होंने बिल्लियाँ ली हैं, उनको बिल्लियों से काफ़ी प्यार था। सो आपने याद रखना है, ठीक है जी। चलिए अब आगे चलते हैं। दो तरीके के लॉज होते हैं लर्निंग के, होते हैं प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग और एक होते हैं सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग। जो प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग है जिनकी बात सबसे पहले थॉर्नडाइक ने निकाली थी, तीन थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए उनको प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग कहते हैं, ठीक है। अब उसमें सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है जी भाई, लॉज ऑफ लर्निंग कौन से जो प्राइमरी कौन से हैं। पहले तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज है पहला। अब लॉ ऑफ एक्सरसाइज को हम कहा जाते हैं कि लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज भी कहा जाता है।
ठीक है, कि आप इसको इस्तेमाल करते हैं या फिर नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखो सिंपल सा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, बहुत आसान है। आपने अक्सर ये कहानी सुनी होगी कि एक इंसान था, उसने बहुत, उसको कोई चीज़ नहीं आती थी लेकिन उसने बार बार प्रैक्टिस की और एक दिन वो उसमें सफल हो गया। सीधी सी बात है कि प्रैक्टिस जो है वो आपको परफेक्ट बनाती है। ठीक है, तो आप अगर किसी चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करते हैं ऑब्वियसली आप वो चीज़ सीख जाते हैं। ठीक है, सो रेपिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चीज़ों को बार बार रिपीट करना, ड्रिल करके देखना, बार बार करके देखना। ठीक है, उससे आपकी लर्निंग होती है और उससे अगर आप रेपिटेशन नहीं करते तो भूल जाते हैं आप चीज़ों को। जो लोग ये कहते हैं कि इतनी सारी चीज़ें मैं कैसे याद रखूँ, तो ये उनके लिए आंसर है दैट यू हैव टू रिपीट। है कोई रामबाण नहीं है, सीधी सी बात है। अपनी मेमोरी को अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं आपको बार बार वो चीज़ें रिपीट करनी होंगी। आप देखिए मुझे ये चीज़ें कैसे याद है, उसका कारण है कि भाई कब से तो मैं यही चीज़ें पढ़ रही हूँ। सीधी सी बात है, मैंने सारी पढ़ाई इसमें की है। ठीक है, अब मैं अपनी पीएचडी करने जा रही हूँ तो वो भी मैं इसी में कर रही हूँ, हर चीज़ मैं इसी में कर रही हूँ। तो फिर ऑब्वियस सी बात है अगर पीएचडी तक आप कर एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, आपने लोगों को बार बार वही पढ़ाई है। मेरे लोगों को पढ़ाई भी साइकोलॉजी ऑप्शनल है, उसमें आती है, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसमें, साइकोलॉजी ऑप्शनल है यूपीएससी में, तो मैंने वो पढ़ाया है। अगेन मैंने यही पढ़ाया है। तो क्या हो रहा है, बार बार जब आप किसी चीज़ को रिपीट करते हैं तो आपके अंदर समा जाती है वो चीज़, आप उसमें माहिर हो जाते हैं। ठीक है, तो ड्रिल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं आपको कोई चीज़ याद रहे तो प्लीज़ आप ये याद रखिए कि उसको बार बार थोड़े इंटरवल के बाद उसे रिपीट करते रहें ताकि वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट बन जाए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, डांस सीखना चाहते हैं, म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, क्राफ्ट कुछ भी सीखना चाहते हैं, तो रेपिटेशन तो की है। जैसे रिसेंटली मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरे को कुकिंग नहीं आती थी, ठीक है, कभी नहीं की थी, तो लेकिन अभी मैं सारा कुकिंग करती हूँ। ठीक है, डिनर बनाना, लंच बनाना, ब्रेकफास्ट बनाना, तीनों काम। ठीक है, सो अब क्या हो गया, पहले जब फर्स्ट डे स्टार्ट की थी, आज से 2 साल पहले जब शुरू की थी, तो नहीं आती, कुछ नहीं समझ में आता था। गरम मसाला कितना डालना है, धनिया कितना डालना है, कोई आइडिया नहीं था। लेकिन आपने इतना प्रैक्टिस किया और मुझे होता था मुझे सीखना है, मतलब आई हैव टू लर्न इट, चाहे जो मर्जी हो जाए, हर चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, बस ये सीखना है। तो प्रैक्टिस 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 करते करते आज अब ऐसा खाना होता है कि लोग एक्चुअली में छीन छीन के खा रहे होते हैं, मतलब मांग मांग के खाते हैं कि बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। लेकिन मुझे नहीं आता था। ठीक है, सो कैसे वहाँ तक हम कैसे पहुंचे, ड्रिल, है ना। आपने चीज़ें की, आपने गलतियां की, आपने उनसे सीखा। ठीक है, तो आपने बार बार प्रैक्टिस किया। यही मैं आपको कह रही हूँ, प्रैक्टिस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज का मतलब ही ये है, बार बार चीज़ को करना, प्रैक्टिस करना, क्योंकि उससे क्या होता है आपको चीज़ें याद रहती हैं, आप भूलते नहीं हैं। अगर आप किसी चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे आपको वो भूल जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से अगर आप एक टीचर हैं तो आपने अपनी क्लास में क्या करना है, बच्चे को सपोज आप पहाड़े सिखा रहे हैं उसे, है ना, तो आपने उसे बार बार रिपीट कराने हैं। इस तरीके से कोई स्पेलिंग सिखानी है, एप्पल्स की स्पेलिंग सिखानी है, या उसको यही सिखाना है कि ए फॉर एप्पल होता है, तो आप बार बार उसे एक फोटो और एक वो लिख के दिखाएंगे कि दैट ए फॉर एप्पल। ठीक है, सो ये मतलब कुछ भी अगर आप सिखाना चाहते हैं एज अ टीचर, आपको पहली चीज़ जो थॉर्नडाइके की याद रखनी है वो ये है कि लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज। जिस चीज़ का इस्तेमाल करते रहेंगे वो चीज़ अच्छी चलती रहेगी, जिस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे वो भूल जाएगी। ये बिल्कुल इस तरीके से कहता है ना कि गाड़ी अगर चलाते रहो तो सही रहती है, अगर वो खड़ी खड़ी ही खराब हो जाती है, उसे जंग लग जाता है या कुछ भी हो जाता है ना, उसके कचरा आ जाता है कार्बोनेटर में वगैरह, ब्ला ब्ला ब्ला। तो क्या है, लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज, ये हमारे साथ भी ऐसी है। अगर आप अपनी इस शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप उसे हिलाते डुलाते हैं, तो ऑब्वियसली वो ठीक रहेगा। अगर आप उसे यूज नहीं करते तो आपका वो काम छोड़ देगा, आपका साथ ही छोड़ देगा एक दिन। सो बेसिकली यही है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, हर जगह लगा के देख लीजिए, ये लगता है। ओके, दूसरा है लॉ ऑफ रेडीनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ टीचर। देखो मैं गई क्लास में पूरा तैयार होके अपना पूरा टॉपिक, एंड आप देखो मैंने पूरी अच्छी पीपीटी बना ली, अपना पूरा टॉपिक क्लियर करके अच्छे से आई कि अच्छा ये एग्जांपल दूंगी, दे सकते हैं, ये दूंगी, है ना। लेकिन मैं आपको पढ़ाने आई तो आप रेडी ही नहीं हैं, आप तैयार ही नहीं हैं, आपके अंदर डिज़ायर ही नहीं है, आपके अंदर इच्छा ही नहीं है वो जॉब को करने की, आपके अंदर मन ही नहीं था कि भाई मैं वो कर लूँ, राइट। सो अगर आपके अंदर वो इच्छा ही नहीं है, डिज़ायर ही नहीं चीज़ों को सीखने की, तो मैं जितनी मर्जी सुंदर पीपीटी बना दूँ, मैं जितना मर्जी सुंदर आपको पढ़ा दूँ, कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि
दुनिया में बेसिकली ये फैक्ट है, कोई टीचर दुनिया में ऐसा नहीं है, महान से महान टीचर भी आपको तब तक कुछ नहीं सिखा सकता जब तक आप रेडी नहीं है चीज़ों को सीखने के लिए, ठीक है। सो आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है कि आप प्रिपेयर्ड हैं, रेडीनेस है आपके अंदर कि नहीं। सो अगर एक टीचर हमेशा क्लास में जाती है और पढ़ाने से पहले बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को चेक करे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होता है कि आप टच में बने रहते हैं, आपको पता है कि आपके बच्चे को आता है या नहीं आता है, वो रेडी है कि नहीं, और उसका इंटरेस्ट बना रहता है बेसिकली, राइट। तो आपने क्या करना है, आपने हमेशा पहले बच्चे की डिज़ायर चेक करनी है कि एक्चुअली में वो सीखने आया भी है कि नहीं, सीखना चाहता है भी कि नहीं। और उसके लिए बेस्ट होता है कि आप पहले बच्चे की प्रीवियस नॉलेज चेक कर लें, तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि उनको आता है कि नहीं, और बच्चे का इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाता है। फिर आप नया लेसन जो है वो स्टार्ट करें, ठीक है। सो बेसिकली कहने का भाव ये है कि आपने बच्चे को मोटिवेट भी करना है, ठीक है। अब देखो भाई, आप एक टीचर हैं और अगर आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते, वो आई थिंक एक अच्छे टीचर की निशानी नहीं है, क्योंकि टीचर जो है वो एक इन्फ्लुएंसर होता है, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी होता है, वो एक गाइड होता है, दोस्त होता है, ठीक है, पेरेंट भी होता है, क्योंकि वो डांटता भी है, प्यार भी करता है अपने बच्चे से। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए एज अ टीचर। सो लॉ ऑफ रेडीनेस अब आई थिंक आपको समझ में आ गया है कि अगर आप प्रिपेयर्ड ही नहीं है सीखने के लिए, आपके अंदर में ऑटोमेटिकली लर्निंग नहीं भर सकती, ऑटोमेटिकली चीज़ें नहीं डाल सकती, ठीक है। सो बेसिकली क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, आप तब तक कोई चीज़ नहीं सीखेंगे जब तक आपके अंदर क्यूरियोसिटी ही नहीं है, डिज़ायर नहीं है। तो एक टीचर का काम क्या है, बच्चे के अंदर वो क्यूरियोसिटी को लेके आना, ठीक है। चलिए, तीसरा लॉ जो है वो उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट, राइट। अब ये जो एडवर्ड थॉर्नडाइके जी है ना, इन्होंने ये वाला जो लॉ है इफेक्ट, ये बहुत अच्छा है इनका। और जब वो पजल बॉक्स के ऊपर काम कर रहे थे, वहाँ से जब इन्होंने ये निकाला, तो एक्चुअली में इसको यूज़ करके स्कूल में टीचर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स ले सकते हैं स्टूडेंट से। देखिए इसमें क्या है, लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता है, सिंपल इसके इफेक्ट, असर। इफेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रभाव, असर, है ना। अफेक्ट नहीं है, इफेक्ट है। अफेक्ट इज AFFECT होता है ना, ये ई है, इफेक्ट। इफेक्ट होता है कि किसी भी चीज़ का प्रभाव, ठीक है। अब देखिए क्या है, कोई भी बिहेवियर या कोई भी व्यवहार जब आपने किया और उसके करने पे अगर आपको एक प्लेजेंट चीज़ मिली, उसका रिजल्ट प्लेजेंट आया, तो आप उसे रिपीट करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर एक माचिस की तिल्ली से आपका हाथ जल जाता है तो आप उसे अगली बार नहीं हाथ लगाते। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, अपना पर्सनल एग्जाम्पल। जब मैंने, क्योंकि मेरे को कुकिंग नहीं आती थी, तो शुरू में मैंने जब ऑब्वियसली सीखी, तो मैंने एक दिन मैं दाल बना रही थी, तो मुझे दाल, आई डोंट नो क्या हुआ, बट मैं दाल, मैंने कुकर जैसे ही खोला तो वो जो सारी की सारी दाल थी वो मेरे ऊपर आ गई, एंड अभी भी मेरा यहाँ पे पूरा जल गया था हाथ, एंड अभी भी निशान है। सो बेसिकली ये एक व्यवहार हुआ और उसका ये कॉन्सिक्वेंसेस आए। उसके कितने टाइम, अभी तक, आज तक जब भी मैं कुकर के पास जाती हूँ, मुझे लिटरली उससे डर लगता है और मैं अवॉइड करती हूँ टू कुक एनीथिंग इन कुकर। अब क्या हो गया, व्यवहार के कॉन्सिक्वेंसेस पे निर्भर करता है कोई चीज़ आप रिपीट करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि उसका कॉन्सिक्वेंस इतना खतरनाक था ऑब्वियसली, जलने की, और इतनी ज़्यादा, मतलब मुझे याद है पूरा हफ्ता वो दर्द होता रहा, एंड मैंने पूरा हफ्ता नहीं सो पाई थी रात को। तो बेसिकली अब मुझे याद है वो चीज़। तो क्या हुआ, मेरे व्यवहार का रिजल्ट नेगेटिव था, इस वजह से मैंने उसको करना बंद कर दिया या स्टॉप कर दिया, या अब डर के करती हूँ, ये नहीं करती, ठीक है। लेकिन अगर उसी का रिजल्ट अच्छा आता है तो आप उस चीज़ को रिपीट करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास में हैं और आपने बच्चे को कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला, ठीक है, और उसने सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो आपने उसको कहा वेरी गुड, वाओ, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलेगी, उसको बहुत ज़्यादा अंदर से प्रोत्साहना मिलेगी कि हाँ मेरे को काम करना है, मेरे को ये क्वेश्चन मेरा ठीक हो गया, मुझे और करना है। लेकिन यही अगर एक बच्चा फेल हो जाए, ठीक है, तो एक बार तो आपका क्या होता है, अंदर से मोटिवेशन नीचे गिर जाता है ना, दूसरी बार फेल हो गए तो, है ना। तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं आपका जो व्यवहार है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, उस पर ये चीज़ निर्भर करेगी आप कोई चीज़ रिपीट करेंगे कि नहीं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप टीचर हैं, तो आप क्या करेंगे, आप या तो रिवॉर्ड करेंगे, ठीक है, या फिर बच्चे को
किसी चीज़ की रिकॉग्निशन दे दें, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। आपने देखा है टीचर्स क्लास में मॉनिटर क्यों बनाती हैं? इसलिए नहीं क्योंकि उनको लगता है ये बच्चा सबसे इंटेलिजेंट है या होशियार है, ठीक है। तो नॉर्मली टीचर्स को तब मॉनिटर बनाते हैं बच्चे को कि सपोज कोई बहुत नॉटी बच्चा होता है क्लास में, तो टीचर क्या करते हैं, उसी को मॉनिटर बना देती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देती है, एक रिकॉग्निशन दे देती है क्लास में। तो बच्चे को लगता है वाओ, मॉनिटर बहुत बड़ी फीलिंग होती थी। मुझे याद है मैं अपनी क्लास की सीआर थी, क्लास रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, तो लगता था सीआर मतलब इतनी इज्जत मिलती होती थी, एक रिकॉग्निशन, आप समझ रहे हैं, एक रिवॉर्ड। अगर आपने कोई अच्छा काम किया या अच्छा व्यवहार किया, आपको उसके लिए अगर रिवॉर्ड मिले, रिकॉग्निशन मिले, तो आप मोटिवेटेड होते हैं उसको और अच्छा करने के लिए, ठीक है। सो ये है। दूसरी बात ये है कि पनिशमेंट को आप जितना अवॉइड कर सकते हैं आप करें, क्योंकि पनिशमेंट से क्या होता है, उसके नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। कई बार क्या होता है कि जो इंसान पनिश कर रहा है उसके अगेंस्ट जो है हम हीन भावना, या नॉट हीन भावना, हीन क्या बोलते हैं हिंदी में, मतलब उसके अगेंस्ट हम नेगेटिव फीलिंग आप ये कह सकते हैं डेवलप कर लेते हैं। सपोज ऑब्वियसली बात है, तभी जनरली ये देखा गया है कि फादर फिगर के जो होते हैं उनके बच्चे का उनके अगेंस्ट एक नेगेटिव सा पर्सपेक्टिव या नज़रिया डेवलप हो जाता है, क्योंकि फादर जो है वो पनिश करते हैं, ऐसे माना जाता है, ठीक है। सो इसीलिए जब भी आप पनिशमेंट देंगे उससे नेगेटिव जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो आएंगे और बच्चा डिस्करेज होगा। तो पनिशमेंट तो आपको अवॉइड ही करनी है, राइट। देखिए, इंटरेस्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसका गहरा संबंध है इफ़ेक्ट के साथ, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ में वो चीज़ें करते हैं जिनमें आपका इंटरेस्ट है, तो आप संतुष्ट रहते हैं, आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है। ये एक्चुअली में सच में है, ये चीज़ आपने शायद अपने ऊपर करके भी देखी होगी। इंटरेस्ट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद लॉ ऑफ इफेक्ट। हमेशा देखिएगा, अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट है और उसको हम करते हैं तो संतुष्टि मिलती है, अच्छा लगता है। अदरवाइज अगर कोई चीज़ करनी पसंद नहीं है तो उसको हम बेमन से करते हैं, है ना। सो बेसिकली ऐसे है। आई डोंट नो आप लोगों के साथ है कि नहीं, बट मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा है ये चीज़ कि अगर मुझे कोई चीज़ में इंटरेस्ट है, मैं पहले तो करती ही वो हूँ जो मुझे करना अच्छा लगता है, अदरवाइज मैं नहीं करती। और अगर कर रही हूँ तो ऑब्वियसली वो खुशी देता है, सेटिस्फेक्शन देता है। जैसे कि ये लेक्चर रिकॉर्ड करना, आई एम वेरी वेरी हैप्पी, आई कैन टेल यू, मुझे कितना अच्छा लग रहा है कि मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो अब देखो क्या है, सेटिस्फेक्शन मिल रही है काम करके, तो आप उसको दोबारा करेंगे। जिस चीज़ को करके आपको अच्छा नहीं महसूस होता, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, आप उसको दोबारा नहीं करते, ठीक है। चलिए आगे हैं जी हमारे सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग या सबऑर्डिनेट लॉज ऑफ लर्निंग। अब देखो ये सेकेंडरी लॉज हैं, मतलब उसने थॉर्नडाइक जी ने पहले भी लॉ दिए, फिर उसके बाद ये लॉज जो हैं वो और ऐड किए गए हैं। अब इसमें सबसे पहले आता है लॉ ऑफ प्रिमेसी। क्या होता है लॉ ऑफ प्रिमेसी? आई एम श्योर आपने कभी सुना है ये, और ये बहुत आसान है। हम ये कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये लॉ ऑफ प्रिमेसी है। प्रिमेसी नाम से ही याद रखना, प्रिमेसी प्राइम, ठीक है, जो पहले घट रहा है, ठीक है, उससे रिलेटेड है। देखिए जी, जब भी आप बेसिकली एमबीए वगैरह में पढ़ाते हैं ये चीज़, और हमारी ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में ये चीज़ पढ़ाई जाती थी कि एक इंटरव्यू जब आप देने जाते हैं, अगर आप इंटरव्यू में पहले हैं और अगर आप इंटरव्यू में आखिरी हैं, तो इंटरव्यूअर को बहुत अच्छे से आपका बारे में याद रहेगा। जो बीच वाला स्लॉट होता है उसके बारे में इतना याद नहीं रहता। तो अगर आप स्टार्टिंग में हैं, ठीक है, तो भी आप एज पे हैं, और अगर आप आखिरी में तो भी एज पे हैं। प्रिमेसी ये होता है कि बेसिकली जो बिगनिंग है वो सबसे अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आपने अपना लेसन एज अ टीचर, आप गए क्लास में पढ़ाने, अच्छा नहीं शुरू किया, फर्स्ट डे ही आपने अच्छा नहीं स्टार्ट किया, आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही अच्छा नहीं पड़ा बच्चों के ऊपर, तो बेसिकली बाद में जो है वो बहुत टाइम लग जाता है उस इंप्रेशन को नीचे गिराने में। होता है ना जनरली, ऐसे हम लोगों के साथ भी है, ठीक है, कि अगर हमारा कोई किसी इंसान का फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा ना पड़े तो फिर हमें बहुत टाइम लगता है उस इंसान को दूसरे नज़रिए से देखने में, ठीक है। सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है, जो पहली स्टेप आप लेते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो फर्स्ट डे जो अगर आप बच्चे को कोई चीज़ सिखाएं, स्ट्रॉन्ग चीज़ सिखाएं, इंटरेस्टिंग चीज़ सिखाएं, बोरिंग नहीं सिखाएं, नहीं तो वो नहीं आएगा, ओके। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा आसान है, लॉ ऑफ रीसेंसी।
रीसेंसी कहता है रीसेंट। अब आपने दोनों में गड़बड़ नहीं करनी है, प्राइमेसी और रीसेंसी में। याद कैसे रखना है, देखो रीसेंस है, रीसेंसी है रीसेंट से, जो अभी अभी हुआ है। जो चीज़ें हमने अभी अभी की हैं वो हमें हमेशा बेहतर याद रहती हैं, ठीक है। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल अब जब आप एक चैप्टर पढ़ने बैठते हो, ठीक है, अपने साथ देखना, आपके साथ होता होगा ये, जब हम कोई भी चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं बड़े एंथुजियाज्म से हम स्टार्ट करते हैं उसको, ओ ये यू नो, तो जो स्टार्टिंग की चीज़ें होती हैं वो हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, फिर बीच वाली गुड़ 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 ऐसे ही पढ़ लेते हैं। फिर जब हम लास्ट तक पहुंचते हैं तो हमें पता होता है ये लास्ट स्टेप तो खत्म होने वाला है, फिर हम उसको और इंटरेस्टिंग से पढ़ते हैं कि चलो अब क्या होगा। आपको जो फर्स्ट चीज़ होगी, जो आगे आपने पढ़ा है, जो आपने लास्ट आपने पढ़ा है, ये आपको सबसे ज़्यादा याद रहेंगे। बीच में जो है वो एक्चुअली में उसका ऑब्वियसली एक साइंटिफिक रीज़न भी है, वो मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि इतना टेक्निकल हमें नहीं चाहिए। घाला माला जो हम बीच में कर देते हैं वो हमें इतना याद नहीं रखता। ऐसा माना जाता है कि प्रिमेसी और रीसेंसी इस वजह से है कि जो चीज़ हम पहले पढ़ते हैं वो कंसोलिडेट हो चुकी होती है और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट बन चुकी होती है। जो रीसेंट होती है वो भी एसटीएम के अंदर होती है, इसलिए हमें याद रहती है, यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर होती है। हमारे काम का नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रही थी, ठीक है, ठीक है जी। सो कहने का भाव ये है कि कोई भी चीज़ जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप उसे सबसे अच्छे से पढ़ते हैं, बेहतरीन तरीके से करते हैं। फिर जब आप एक्चुअली में कोई चीज़ ख़त्म होनी होती है, एंड में होती है, रीसेंट जो होती है बेसिकली, तो यू नो वो आपको बेहतर याद रहती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि आप हमेशा एग्जाम से पहले ज़रूर अपना पूरा कोर्स रिवाइज कीजिए। जैसे सपोज आपका एग्जाम है संडे को, आज फ्राइडे है, लेट्स से, ठीक है, तो फ्राइडे और सैटरडे आप 2 दिन में सारा कोर्स दोबारा से रिवाइज कीजिए, बिकॉज लॉ ऑफ रीसेंसी क्या कहता है, रीसेंट एक्ट ज़्यादा देर तक अपना प्रभाव छोड़ते हैं, ठीक है। सो रिविजन बिफोर एग्जाम हमेशा हेल्प करती है। सो अब आपको समझ में आ गया, जो लोग कहते हैं कि कैसे याद रखूं चीज़ों को, कैसे याद रखूं, एक प्रैक्टिस और दूसरा रिवीजन इज द की। ओके जी, आगे देखें, इंटेंसिटी। लॉ ऑफ इंटेंसिटी क्या कहता है, लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस ये कहता है कि देखिए इंटेंसिटी क्या होती है, मतलब भारीपन किसी चीज़ का, सीधी सी बात है ना, सिंपल भाषा में अगर हम बोलें तो अगर कोई स्टिमुलस बहुत स्ट्रांग होता है उसके लिए रिस्पॉन्स भी स्ट्रांग होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपको कोई चीज़ सिखाना चाहती हूँ तो मैं आपको रियल लाइफ के साथ अगर उसको लिंक करके सिखाऊं तो आप बेहतर सीखेंगे। मैं आपको क्यों रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देती हूँ बार बार, क्योंकि मुझे पता है ये वो एग्जाम्पल्स आप कभी नहीं भूल सकते। अगर मैं आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल दूँ जो बेसिकली जिसके साथ आप रिलेट भी नहीं कर सके तो आप नहीं याद रहेगा। अब जैसे अगर मुझे किसी को समझाना है कि सुंदर बिल्डिंग्स के बारे में और उसको मैं रोम और पेरिस का एग्जांपल दे रही हूँ, कोई बिल्डिंग का एग्जांपल दे रही हूँ, रोम और पेरिस मेरी फेवरेट सिटी है, यू नो, उनके अंदर कुछ कुछ प्यारे प्यारे सिटीज़ हैं वेयर आई वांट टू गो, बहुत अच्छी कंट्रीज़ हैं, आई रियली वांट टू गो। यूरोप तो मुझे ज़रूर जाना है, तो इसलिए मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है जी। चलिए देखिए, ये मेरे ड्रीम है, यू नो, मुझे वहाँ पहुँचना है एक दिन, तो ज़रूर जाएंगे, लेकिन अभी आप ये देखते हैं। तो देखो सपोज मैं आपको ऐसे कोई एग्जांपल दे दूं जो आपने कभी सुना ही नहीं, ठीक है, आप रिलेट ही नहीं कर पाएंगे उसके साथ, ठीक है, तो ऑब्वियसली उस इंसान को मैं वो एग्जांपल दूंगी ना जो उसने सुना होगा। जितना स्ट्रॉन्ग आपका स्टिमुलस होगा उतना स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स होगा। अगर ऐसा नहीं है तो लर्निंग बहुत वीक हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप हमेशा ऐसी चीज़ें बच्चे को सिखाएं जो वो ज़्यादा समझ सके। आपको मूवी क्यों याद रहती है, ठीक है, अगर मैं आपको कोई चीज़ बोलूं कि आप लेट्स से मूवी की स्क्रिप्ट पकड़ा दी मैंने आपको कि अच्छा ये तारे ज़मीन पर है, इसकी स्क्रिप्ट पढ़ लो, आपको वो उतनी याद नहीं रहेगी, लेकिन एक मूवी आपके ऊपर बहुत प्रभाव छोड़ देती है, ठीक है। सो कहने का मतलब है कि स्टिमुलस स्ट्रांग होना चाहिए। जितना वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा उतनी आपका एनर्जी बनी रहेगी, उतना आपका प्रोग्रेस ज़्यादा होगा, उतना आप ज़्यादा अचीव कर पाएंगे, ठीक है। ओके जी, चलिए, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स क्या कहता है। अब देखिए, आपको एक सिचुएशन मैंने दी, ठीक है, और उस सिचुएशन के आप
मल्टीपल रिस्पॉन्स, ठीक है, एक सिचुएशन के अलग अलग रिस्पॉन्स आप निकालते हैं ताकि आप एक करेक्ट रिस्पॉन्स पे पहुंच सके। एक टीचर भी यही करता है, यही सिखाता है बच्चे को। आपका ये काम नहीं है कि अच्छा ये प्रॉब्लम है ये सोल्यूशन है, नो। आपका काम क्या है, बच्चे को एक प्रॉब्लम देके ये बताना कि अच्छा देखिए ये पजल है और इसके अलग अलग तरीके इसको सॉल्व करने के, आप खुद करें। अगर आप बच्चे को एक पजल देके और उसका आंसर साथ में दे देते हो, आप उसको मैकेनिकल बना रहे हैं, वो अपना दिमाग नहीं लगाएगा। तो आपने ये नहीं करना, ठीक है। सो बेसिकली क्या होगा, हर इंसान का अलग अलग रिस्पॉन्स होगा, हर इंसान के अलग अलग ऑब्वियसली आइडियाज होंगे, तो उन आइडियाज का आपने इस्तेमाल करके करेक्ट तक आपने पहुंचना है। ये है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। ओके जी, अगला बहुत इंटरेस्टिंग है, लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड हम इसे बोलते हैं। देखिए, अगर आपका एटीट्यूड है किसी चीज़ को करने के लिए, ठीक है, तो आप उसे उस टास्क को अच्छा परफॉर्म करेंगे। अब कैसा एटीट्यूड है, मतलब आपका कैसा नज़रिया है, कैसा तरीका है उस चीज़ को करने का, वो भी मायने रखता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर एक क्रिकेटर, ठीक है, इस एटीट्यूड से नहीं जाता कि मुझे भाई आज सेंचुरी मारनी है, वो कभी भी रन भी स्कोर नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर वो यही सोचे चलो यार ठीक है खेलने जा रहे हैं, ओके फाइन, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है ना, तो अच्छा परफॉर्मेंस तो नहीं होगा। हम अगर ये सोच लें कि मुझे ना फर्स्ट पोजीशन तक पहुंचना है, तो आपका जो एटीट्यूड है वो आपको एक्चुअली में, आपका जो एटीट्यूड क्या होता है किसी चीज़ को करने का, आपका वे है ना, तो आप क्या है, आपका वे जो होगा अगर वो कैसा है उस पर निर्भर करता है आपकी सक्सेस। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है और आप ये सोच के जा रहे हैं कि मुझे फर्स्ट पोजीशन पे जाना है, तो आप कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली क्या होगा, आप सीखेंगे चीज़ों को। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड ही ऐसा है कि ठीक है पेपर होना होगा, हो जाएगा, तो कभी नहीं हो सकता, सीधी सी बात है ना। सो द एटीट्यूड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लर्निंग कब इफेक्ट होती है, अगर आप सेट हैं, रेडी हैं किसी चीज़ के लिए, आपका एटीट्यूड वैसा है। जैसे हमने रेडीनेस में भी ये बात की थी, यहाँ हम एटीट्यूड की बात करें, वहाँ आप तैयार हैं कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप फिजिकली तैयार ही नहीं साइकिल चलाने के लिए, और मैं आपको साइकिल के ऊपर बिठा दूँ, आपका एटीट्यूड बड़ा कैंट है, तो एटीट्यूड पॉजिटिव क्या कर लेगा अगर आप रेडी ही नहीं है। तो अगर आप रेडी हैं, देन आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो आप ऑब्वियसली एक चीज़ को एक्सेल कर लेंगे और आप चीज़ों को सीख लेंगे, ठीक है जी। सो देखिए, जो हमने आज ये सब पढ़ा है, ये सारी की सारी चीज़ें प्लीज़ अपने ऊपर लागू कीजिए बिफोर गोइंग, आप टीचर बनने वाले हैं, उन पे बच्चे पे लागू करने से पहले प्लीज़ अपने ऊपर लागू कीजिए, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें बहुत प्रैक्टिकल है। मैं आपको बार बार बोलती हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड में या साइकोलॉजी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप अपने ऊपर नहीं लागू कर सकते। तो पहले दूसरे पे लागू करने से बेटर है अपने ऊपर लागू कर लीजिए। अब देखो, लॉ ऑफ एनालॉजी और असिमिलेशन क्या कहता है। देखिए जी, एनालॉजी बेसिकली या असिमिलेशन बेसिकली यहाँ पे इसका मतलब है कि हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंपैरिजन से सीखते हैं। या तो हम चीज़ों के बीच में देखते हैं कि क्या सिमिलैरिटी है, या हम देखते हैं उनके बीच में क्या डिसिमिलैरिटी है, ठीक है। फिर हम उसे अपने जो डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं उनके साथ रिलेट करते हैं और देखते हैं, और फिर हम सीखते हैं। कहते हैं कि एक टीचिंग सबसे बेहतर तब होती है अगर उसे आप अपनी ज़िंदगी के अनुभव के साथ मेल को रिलेट करके सिखाएं, तो सबसे सुंदर टीचिंग होती है। सो आप कंपैरिजन से चीज़ें सिखाएं। सो बेसिकली क्या होगा, आपने बच्चे को ये सिखाना है कि सपोज मैंने बच्चे को लेट्स से इस रिमोट, एसी के रिमोट के बारे में सिखाना है, ठीक है। सो उसको एसी का जो रिमोट है उसको नहीं पता ही कैसे चलेगा, लेकिन उसको ये पता टीवी का रिमोट कैसे चलेगा। अब देखो, दोनों में सिमिलैरिटी है, बहुत सिमिलैरिटी है, ठीक है। दोनों का एक ऑन ऑफ का बटन होता है, ठीक है, ये सबसे बड़ी सिमिलैरिटी तो यही है। तो क्या है, आपने जो उसकी पुरानी लर्निंग है उसका इस्तेमाल करके उसको आपने न्यू चीज़ सिखानी है। इसी तरीके से सपोज करो मुझे किसी को कार चलानी सिखानी है, ठीक है। लेट्स से मैंने आप साइकिल चलानी मुझे आती है, बहुत अच्छी आती है, और मुझे एक्टिवा सिखानी है किसी को, या मुझे बाइक सिखानी है किसी को, ठीक है। तो अब क्या है, दोनों में बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक चीज़ आप देख रहे हैं, आप सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस कैसे मदद करता है आपको सीखने में। मैंने अगर एक चीज़ सीख ली है तो उसकी मदद मुझे दूसरे में मिलेगी, ठीक है। सो ये लॉ ऑफ एनालॉजी और असिमिलेशन है। चलिए जी,
आगे है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। देखिए ये क्या कहता है, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग ये कहता है अगर आपको एक लर्नर से कोई भी रिस्पॉन्स हासिल करना है, उसके लिए ज़रूरी है कि पहला कि वो केपेबल है कि वो उस सिचुएशन को, मतलब कि वो सिचुएशन पे कोई रिएक्शन देगा कि नहीं, मतलब वो सिचुएशन के लिए वो सेंसिटिव होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कैट को पजल बॉक्स में रखा, लेकिन वो क्यों लिवर प्रेस करना सीखेगी? वो इसलिए लिवर प्रेस करना सीखेगी क्योंकि उसको खाना चाहिए। इसका मतलब वो सेंसिटिव होनी चाहिए उस चीज़ के लिए, वो उसको नोटिस तो करे। नोटिस क्यों करेगी? जब वो भूखी होगी। अगर सपोज करो एक कैट अच्छी खासी मोटी कैट है और खाना वाना खा के एकदम फिट आपने उसको डाल दिया केज में या बॉक्स में, और आपने उसको लिवर प्रेस करना सिखाना है, वो कभी नहीं सीख लेगी। क्यों सीखेगी? क्योंकि वो उस इन्वायरमेंट पे कोई भी चीज़ उससे रिलेटेड है ही नहीं, उसके इंटरेस्ट की है ही नहीं, वो उसको चाहिए ही नहीं, उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। तो पहले आपने क्या करना है, आप उस सिचुएशन के लिए सेंसिटिव हैं कि नहीं, आप उस सिचुएशन को नोटिस भी कर पा रहे हैं कि नहीं। तो टीचर का काम क्या है, सिचुएशन ऐसे प्रेजेंट करे कि बच्चा उसको नोटिस करे, ठीक है। और फिर देखे कि वो सिचुएशन, मतलब कि उसको कोई भी चीज़, आपने किसी को भी कोई भी चीज़ अगर सिखानी है वो आप तब तक ही सिखा सकते हैं अगर वो इंसान उस सिचुएशन के लिए सेंसिटिव है, मतलब उस सिचुएशन को वो नोटिस भी कर रहा है कि नहीं, ठीक है। लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी क्या कहता है? ये तो बहुत आसान है। हम चीज़ों को, अगर मैं इसको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। लेट्स से मैंने किसी को कोई चीज़ सिखानी है लेकिन उसको नहीं समझ में आ रही, तो मैं क्या करूँगी, उसको पार्ट्स में काट दूंगी या पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी, पहले थोड़ा फिर थोड़ा फिर थोड़ा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक सिचुएशन में हम अगर कोई चीज़ बच्चे को सिखाना चाहते हैं तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपने उसको पहले वो सिचुएशन में सिखानी है। तो पार्शियल एक्टिविटी यही है, नाम से ही आपको पता चल रहा है, ठीक है। सो अगर आप एट स्ट्रेच उसको कोई चीज़ सिखाने जाएंगे नहीं सीख पाएंगे। तो हमेशा आप कोशिश कीजिए जब भी आप लर्नर को सिखा रहे हैं तो लर्नर वैसे भी हम जैसे आप अपने ऊपर लगा के देखिए, सपोज मैं आपको एक टॉपिक दूं पढ़ने के लिए, जैसे यही है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप कुछ चीज़ें अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। मतलब जो अंडरलाइन किए, अब आप जब पढ़ेंगे, एक्चुअली में पहले तो कभी भी फर्स्ट गो में लर्निंग नहीं होती, ठीक है। फर्स्ट इज ऑलवेज रीडिंग। जब वो लोग कहते हैं ना मैं पहली बार में पढ़ लूँ, नहीं हो सकती। फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज रीडिंग। आप पूरा मटेरियल पहले रीड करते हैं, फिर आप उसे अंडरलाइन करते हैं या इंपॉर्टेंट निकालते हैं, फिर आप उसे लर्न करते हैं। तो आपने क्या किया, पार्शियल एक्टिविटी, ठीक है। ओके ठीक है जी। सो ये है आज का टॉपिक। उम्मीद तो ये है कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमें सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको जो इसकी पीडीएफ है वो मिल जाती है, ठीक है। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया टेलीग्राम ग्रुप, प्लीज़ ज्वाइन कीजिए क्योंकि उसके बगैर आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी, ठीक है जी। चलिए।